हाँ जी बच्चों, सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका बिजनेस स्टडीज़ की क्लास में। बेटा लास्ट टाइम आपको याद होगा कि हमने बिजनेस का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रखा है और हमने जो लास्ट क्लास में कवर किया था वो किया था बिजनेस को। हमने क्या क्या डील कर चुके हैं अभी तक देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले हमने ह्यूमन एक्टिविटीज़ को डील किया कि जो इंसान है वो कितनी प्रकार से कार्य करते हैं। हमने कहा कुछ होती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, कुछ होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये एक्टिविटीज़ क्यों की जाती है? ताकि हम पैसा कमा सकें। और ये एक्टिविटीज़ क्यों की जाती है? टू गेट मेंटल सेटिस्फैक्शन। इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम करते हैं पैसे कमाने के लिए, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम करते हैं से केवल और केवल मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारा मेन कंसर्न है क्योंकि हम बिजनेस पढ़ने जा रहे हैं। बिजनेस का मतलब होता है जहाँ पर पैसे का लेन देन होता है, जहाँ पर पैसों की बात होती है। तो हमने कहा था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में पैसे कमाए जाते हैं कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। पहला हमने कहा था बिजनेस, दूसरा कहा था प्रोफेशन और तीसरा कहा था एम्प्लॉयमेंट। हम बिजनेस के बारे में डील कर चुके हैं कि जिसमें चीज़ों को बनाया जाता है, बेचा जाता है ताकि प्रॉफिट अर्न किया जा सके, उसे कहते हैं बिजनेस। अब हम बढ़ने वाले हैं अपने अगले टॉपिक में जिसका नाम है प्रोफेशन। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस चैप्टर के जो नोट्स हैं वो कल आपको मैं सेंड कर दूंगा अपने जो +1 का ग्रुप है उसके ऊपर। आप वहाँ से उनको डाउनलोड करना और अपनी नोटबुक के अंदर उनको एज इट इज़ राइट डाउन कर लेना। यहाँ सिर्फ आपको मैं समझाऊंगा कि ये चीज़ें होती क्या है। क्लियर? अच्छा जी, बात करते हैं सेकंड, प्रोफेशन। प्रोफेशन को हम कहते हैं हिंदी में पेशा। पेशा मतलब एक ऐसी चीज, एक ऐसा काम जिसमें स्पेशल नॉलेज की आवश्यकता होती है। स्पेशल नॉलेज चाहिए आपको और आपको स्पेशल स्किल्स चाहिए। ऐसा कोई भी इंसान जिसके पास एक विशेष प्रकार का ज्ञान है और एक विशेष प्रकार की स्किल है, उसको अनुभव है विशेष प्रकार का, तो उसे हम कहते हैं कि वो बंदा प्रोफेशनल है। वो बंदा क्या है? प्रोफेशनल है, पेशेवर है। जैसे बात करते हैं सीए की, चार्टर्ड अकाउंटेंट। सीए हर कोई इंसान नहीं बन सकता, सभी जानते हैं। इसके लिए आपको 3 साल की क्या चाहिए? 3 साल की इसके अंदर ट्रेनिंग चाहिए आपको। किसी भी बड़े सीए के अंडर में 3 साल तक आपको काम सिखाया जाता है कि सीए बनने के बाद आप काम कैसे करोगे। 3 साल की ट्रेनिंग होती है। इसके अंदर फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज, जिसको हम फाउंडेशन कहते हैं, जिसको हम IPC कहते हैं और इसको बोलते हैं फाइनल। ये 3 एग्जाम आप क्लियर करते हैं और 3 साल की ट्रेनिंग आप क्लियर कर लेते हैं, तब आप बन जाते हैं सीए। इसमें आपको विशेष प्रकार के तो नॉलेज होगी क्योंकि आपने 3 साल पढ़ा है। और स्किल्स कहाँ से आएंगी? जब आपने 3 साल ट्रेनिंग ली, बड़ी बड़ी कंपनियों में जाकर देखा कि वहाँ पर कैसे काम होता है, एक सीए अपने ऑफिस में बैठकर कैसे काम करता है, तब आपको यहाँ से इसकी स्किल पता चली। तब सीए क्या कहलाएगा यहाँ पर? प्रोफेशनल। तो पेशा क्या है? एक विशेष प्रकार का ज्ञान हासिल किए हुए बंदे के द्वारा जो सोसाइटी है उसको अपनी सेवा प्रोवाइड करना। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लॉयर का, एक वकील। इसमें भी ट्रेनिंग का प्रावधान होता है, ट्रेनिंग करनी पड़ती है। LLB, LLM ये कोर्स करने पड़ते हैं, पढ़ाई करनी पड़ती है, ट्रेनिंग भी करनी पड़ती है, जब जाके वो लॉयर बनता है। हम एग्जांपल लेते हैं डॉक्टर का। डॉक्टर को भी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, उसको भी पढ़ाई से गुजरना पड़ता है, डिफरेंट काइंड्स की बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, तब जाके वो डॉक्टर बनता है।
यानी ये जो स्पेशल कैटेगरी के पर्सन्स है ना, इनकी बात एक सामान्य इंसान से अलग होती है। इनके पास उन सामान्य आदमियों से क्या होता है, ज़्यादा नॉलेज होती है और ज़्यादा स्किल होती है, इसलिए इनको प्रोफेशन की कैटेगरी में डाला गया है। तो प्रोफेशन क्या हुआ, एक विशेष ज्ञान हासिल किए हुए बंदे के द्वारा, एक पर्सन के द्वारा सोसाइटी में अपनी सेवा प्रोवाइड करना और पैसे अर्न करना, ये होगा हमारा पेशा। क्लियर, आगे चलते हैं। जैसे हमने बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, वैसे ही प्रोफेशन की भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ विशेषताएं होती हैं, फीचर्स होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें फीचर्स की, तो पहला फीचर आएगा स्पेशलाइज्ड बॉडी। इसके अंदर एक स्पेशलाइज्ड बॉडी होती है जिसके अंदर डिफरेंट प्रकार की जो ट्रेनिंग्स होती हैं उनका प्रावधान किया जाता है। एक विशेष प्रकार की नॉलेज प्राप्त करने के लिए एक विशेष प्रकार की पढ़ाई भी वहाँ पर होती है। तो इसे कहते हैं स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, जहाँ पर रहकर एक इंसान ट्रेनिंग लेता है, एक विशेष प्रकार का अध्ययन करता है, जिससे कि वो एक सामान्य कैटेगरी के इंसान से ज़्यादा पॉपुलर या ज़्यादा ज्ञानवान, ज़्यादा नॉलेजेबल माना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोफेशनल एसोसिएशन। पेशेवर बनने के लिए सबसे पहली बात ये आती है कि उस बंदे को, उस इंसान को किसी प्रोफेशनल एसोसिएशन का सदस्य बनना पड़ेगा। कोई बच्चा सीए की पढ़ाई करना चाहता है, तो सीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसे ICAI, जिसे हम कहते हैं द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इसकी जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली के अंदर है, ठीक है, इसका मेंबर बनना पड़ेगा। जैसे ही कोई बच्चा सीए का पेपर क्लियर कर लेता है, फाइनल ईयर पास कर जाता है, तो उसे जहाँ से उसने पढ़ाई करी है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया से इसने 3 साल 5 साल की पढ़ाई करी है, जैसे ही पढ़ाई पूरी करेगा इसे इस संस्था का सदस्य बनना पड़ेगा एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। पहले स्टूडेंट था ये, अब ये बन गया है मेंबर। इसके लिए मेंबर तो क्या हो गई, एक सीए के लिए एसोसिएशन कौन सा हो गया, ICAI। डॉक्टर होता है, जैसे ही वो डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी कर लेता है, उसको डॉक्टरी की सर्टिफिकेट डिग्री मिल जाती है, तो उसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर बनना पड़ेगा। अगर कोई लॉयर LLB अपनी या LLM पूरा कर लेता है, तो उसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया इसका मेंबर बनना पड़ेगा। यानी कि जो भी हमारे यहाँ पर प्रोफेशन है उनके लिए हमने कुछ स्पेशल संस्थाएं बना रखी हैं कि जब आप उस प्रोफेशन की पढ़ाई पूरी कर लोगे तो आपको उन एसोसिएशन का सदस्य बनना पड़ेगा, क्योंकि इन एसोसिएशन के पास अपने हर प्रकार के सदस्य का पूरा डाटा रहता है। अगर सीए कोई गलती करता है तो इस एसोसिएशन को पता चल जाता है कि भैया इस सीए ने गलती की है, इसके खिलाफ केस करना चाहिए। डॉक्टर कोई लापरवाही करता है तो जो MCI है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, इसको पता चल जाता है कि हमारे किसी मेंबर ने धोखा करा है अपने प्रोफेशन के साथ, अपने कैरियर के साथ, तो इस डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर बार काउंसिल ऑफ इंडिया को ये पता चलता है कि किसी लॉयर ने झूठा केस किसी को जीत के दिया है, यानी कि उसने अपने प्रोफेशन से कहीं ना कहीं गद्दारी करी है, रिश्वत लेकर काम करा है, तो ये जो एसोसिएशन होते हैं ना, इनके ऊपर बैठी हुई संस्थाएं, ये इनके खिलाफ एक्शन लेती हैं कि इनके साथ क्या करना चाहिए। इनकी डिग्री को रद्द करना चाहिए, इनको कभी भी एज ए डॉक्टर, एज ए सीए, एज ए लॉयर काम करने से हमेशा के लिए क्या कर देना चाहिए, विमुक्त कर देना चाहिए, रिमूव कर देना चाहिए इनको। तो प्रोफेशनल एसोसिएशन का होना भी इसमें जरूरी है। आगे बात करते हैं, ये 2 पॉइंट होप आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट इसका जो फीचर है वो कहता है कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है कि जैसे ही आप किसी प्रोफेशन के अंदर जाते हैं, एज ए सीए, एज ए डॉक्टर, एज ए लॉयर, तो आपको रूल्स बताए जाते हैं कि अगर आप इस प्रोफेशन में रहना चाहते हैं तो इन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, और अगर आपने किसी भी रूल को वायलेट किया तो आपके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन्हें बाकायदा रूल्स की जो लिस्ट होती है, जो गाइडलाइंस होती है, वो पहले ही बता दी जाती हैं कि भैया आज आपने देखो चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स क्लियर कर लिया,
पास हो गए, आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्टिफिकेट मिल चुकी है। अब आपको ICAI इसका आपको मेंबर बनना पड़ेगा। जैसे ही आप मेंबर के लिए अप्लाई करोगे तो आपको बताया जाएगा कि आपके खिलाफ आपके लिए कौन कौन से रूल एप्लीकेबल हैं। आपको एज ए CA जब आप काम करोगे सोसाइटी में तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। अगर आपने उन रूल्स को वायलेट किया तो हम आपकी CA की डिग्री को रद्द कर सकते हैं, आपको ज़िंदगी भर CA का काम करने से मना कर सकते हैं, आपको जेल भी हो सकती है, आपके ऊपर फाइन भी लग सकता है अगर आपने इन रूल्स को वायलेट किया, तोड़ा तो कोड ऑफ कंडक्ट भी आता है इसके अंदर। फिर आता है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री का मतलब होता है कि हर कोई व्यक्ति इन प्रोफेशन के अंदर नहीं जा सकता है। वह जिसने CA की पढ़ाई पूरी करी है वही तो ICAI का मेंबर बन सकता है ना। क्या कोई बच्चा जिसने CA की पढ़ाई पूरी नहीं करी है क्या इसका मेंबर बन सकता है? नहीं, क्योंकि इसका मेंबर बनने के लिए आपको कंप्लीट CA होनी चाहिए। अगर कोई लॉयर बनना चाहता है तो उसे सबसे पहले बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर बनना पड़ेगा। तो रेस्ट्रिक्टेड एंट्री का मतलब ये होता है कि जिस बंदे ने इस पूरे प्रोसेस को पूरा किया है, पढ़ाई भी करी है, साथ साथ इनकी ट्रेनिंग का जो दौर होता है उससे भी गुजरा है, और उसके बाद यहाँ पर मेंबर्स के लिए अप्लाई भी करा है, मेंबर्स बना है, तो ही वो प्रोफेशनल कहलाया जाएगा। अदरवाइज उसको प्रोफेशन की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। जैसे BA होता है, BCom होता है, BSc होता है, इनके लिए कोई खास रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप इनमें दाखिला लेकर इनकी पढ़ाई पूरी कर सकते हो, क्योंकि इसके बाद आपको किसी भी संस्था से जुड़ना नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर आपको बनने के बाद इन संस्थाओं से जुड़ना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर वही बंदा प्रोफेशनल बन सकता है जिसने इस पूरी प्रक्रिया को फॉलो करा होगा। तो यहाँ पर एंट्री क्या है? रेस्ट्रिक्टेड है। जिसमें पढ़ाई करने का जुनून होगा, जज्बा होगा, वो इन कैरियर को पूरा करेगा, अदरवाइज वो नहीं बन पाएगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं प्रायोरिटी ऑफ सर्विस। हालांकि ये जो प्रोफेशनल होते हैं ये पैसे कमाते हैं सोसाइटी से, बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं, इनकी इनकम बहुत ज़्यादा होती है। अगर ये जॉब करते हैं किसी कंपनी में तो भी, और अगर ये अपना ऑफिस भी ओपन करके बैठते हैं तो भी इनको बहुत पैसा मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारी सोसाइटी को क्या कर रहे हैं? फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। एक CA है, वो बिजनेसमैन जो होते हैं हमारे, उनकी हर समस्या को दूर करता है। उनको टैक्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, अकाउंटिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या उनको किसी बिजनेस को सेटअप करने से संबंधित दिक्कत है, तो कहीं ना कहीं ये CA उनकी हेल्प करके हमारी इकोनॉमी के डेवलपमेंट में हेल्प कर रहे हैं। क्योंकि जब ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस सेटअप होंगे, हमारा टैक्सेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, तो देश ऑटोमेटिक उन्नति करेगा। तो ये फीस जरूर चार्ज कर रहा है अपने क्लाइंट से लाखों रुपए, लेकिन बदले में ये इतनी सर्विस दे रहा है इनको कि ये हमारे देश के डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लॉयर होता है, लॉयर हमारे देश में कानून व्यवस्था को बढ़िया बनाने में हेल्प करता है। किसी गलत व्यक्ति के साथ धोखा न हो जाए, किसी दोषी व्यक्ति को निर्दोष न साबित कर दिया जाए, तो ये लॉयर कहीं ना कहीं सोसाइटी में एक अच्छा वातावरण बनाने में हेल्प करता है। डॉक्टर है, फीस ले रहा है बाकायदा, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारे देश की जो स्वास्थ्य है, जो हेल्थ है, उसको कहीं ना कहीं ठीक करने में अपना रोल अदा करता है। तो कहीं ना कहीं तीनों का देखो रोल कहीं ना कहीं बढ़िया है। तो हम कहते हैं कि ये प्रोफेशन पैसे जरूर अर्न करते हैं बहुत ही ज़्यादा, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारी सोसाइटी के लिए क्या है? फ़ायदेमंद है। इससे हमारा देश भी डेवलप हो रहा है, हमारी हेल्थ प्रॉब्लम भी दूर हो रही है, और देश में जो करप्शन फैलता है, जो कि जिसको हम कह सकते हैं कि देश में अपराध बढ़ रहे हैं, उसके लिए ये कहीं ना कहीं हेल्प करता है उसको रिड्यूस करने में। तो ये हमारे प्रोफेशन के कुछ फीचर्स थे जिनकी वजह से ये जो प्रोफेशन है ये भी एक प्रॉफिट मनी अर्निंग जो एक्टिविटी है उसमें काउंट किया जाता है। अच्छा जी, अब तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं कि तीसरा कौन सा तरीका है जिससे कि पैसे कमाए जा सकते हैं। तीसरा तरीका है जी एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मतलब नौकरी कर लो किसी के यहाँ, रोजगार
भाई 3 तरीके बताए, या तो बिजनेस में चले जाओ, या प्रोफेशन में चले जाओ, या एम्प्लॉयमेंट में। बिजनेस करोगे तो खुद का काम होगा, लेकिन यहाँ पर जो नॉलेज होती है, यानी पढ़ाई लिखाई की जो नॉलेज होती है वो जरूरी नहीं होती है। कोई भी बंदा जिसके पास पैसे हैं, हल्की फुल्की नॉलेज है, वो खुद का काम स्टार्ट कर सकता है। यहाँ जाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी आपको, तब जाके आप इसके अंदर एंट्री कर सकते हो। एम्प्लॉयमेंट के अंदर आप ना तो बिजनेस करो, ना प्रोफेशन करो, यानी ना तो आप खुद का काम खोलो, ना आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने लिखने की आवश्यकता है। नॉर्मल पढ़ाई करके आप किसी के यहाँ पर नौकरी कर सकते हैं। देखो, एक सीए है, ये अगर खुद का ऑफिस ओपन करके बैठा है, खुद का ऑफिस, तो ये किस कैटेगरी में होगा? ये प्रोफेशन की कैटेगरी में होगा। लेकिन यही सीए अगर किसी कंपनी के अंदर जॉब करता है तो इसको हम कहेंगे कि ये एम्प्लॉय है उस कंपनी का कर्मचारी है। तो ये डिफाइन करेगा कि आपको किस चीज़ को किस कैटेगरी में डालना है। जब आप अपने पैसे कमाने के लिए, अपनी आजीविका अर्न करने के लिए किसी के यहाँ पर नौकरी करते हैं तो उसे कहा जाता है एम्प्लॉयमेंट। किसी के अंडर में रहकर काम करना, उसके लिए जिसके अंडर में आप काम कर रहे हैं, तो उसे कहा जाएगा क्या? एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, अब एम्प्लॉयमेंट के क्या फीचर्स होते हैं? सबसे पहले नो नीड ऑफ मनी। क्या आपको नौकरी करने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है? नहीं भैया, आपको सिर्फ अपनी जो पढ़ाई है वो पूरी करनी होती है। जैसे आपने बीए कर लिया, बीकॉम कर लिया, या बीएससी कर लिया, एमबीए कर लिया, कुछ भी कर लिया, आप सिर्फ क्या करेंगे? अपना रिज्यूम उठाएंगे, इंटरव्यू देने के लिए कंपनी में जाएंगे, और वहाँ पर अगर सिलेक्ट हो गए तो आपकी नौकरी लग जाएगी। इसके लिए आपको लाखों करोड़ रुपए थोड़ी खर्च करने पड़े। आपको बिजनेस ओपन करने के लिए कम से कम लाख रुपए की आवश्यकता होती है। प्रोफेशन में जाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाई की आवश्यकता होती है। लेकिन आप चाहते हैं कि मैं इन दोनों के अंदर ना जाऊं, क्योंकि ना तो मेरे पास पैसे हैं बहुत ज़्यादा, और ना मेरे से इतनी हार्ड पढ़ाई होती है। तो हम क्या करते हैं? हम कहते हैं चलो नौकरी कर लेते हैं। तो वहाँ पर आपको पैसों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि आपको वहाँ से सैलरी मिलेगी। दूसरा, नो रिस्क। बिजनेस के अंदर बहुत रिस्क होते हैं। हो सकता है गोडाउन में आग लग जाए, फैक्ट्री में आग लग जाए, जो माल है वो हमारा ख़राब हो जाए, उस माल की जो डिमांड है वो मार्केट में ख़त्म हो जाए। लेकिन एम्प्लॉयमेंट में किसी प्रकार का कोई भी रिस्क नहीं होता, क्योंकि अगर जॉब छूट भी जाती है तो कोई बात नहीं, नहीं मिल जाएगी। यहाँ आपका पैसा थोड़ी डूबा है। हो सकता है आपकी 1 या 2 महीनों की सैलरी डूब जाए, लेकिन लाखों करोड़ों का नुकसान थोड़ी होगा यहाँ पर। भाई आज ये जॉब नहीं है, दूसरी मिल जाएगी, आज नहीं तो कल सही। तो यहाँ पर रिस्क किसी प्रकार का नहीं होता। तीसरा, कॉन्ट्रैक्ट। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक एग्रीमेंट होता है, जिसमें एम्प्लॉय ये कहता है कि मैं आपके लिए इतने रुपए की सैलरी पर इतने साल तक काम करूंगा, और दोनों ही इस पर साइन कर देते हैं। इससे क्या हो गया कि जो एम्प्लॉय है वो एम्प्लॉयर के लिए काम करेगा उतनी ही सैलरी पर जितनी में ये राजी हुआ है, और उतने ही समय तक जितना समय उसने यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भरा है। ठीक, अच्छा जी। इसके बाद हम बात करते हैं कि एम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा जो नेचर की बात करें तो नेचर क्या होता है? इसमें वर्क जो होता है, वर्क फॉर अदर्स। ना तो ये बिजनेस की कैटेगरी में आता है, ना ये प्रोफेशन की कैटेगरी में आता है। इसमें क्या होता है कि काम किया जाता है दूसरों के लिए। ठीक, अच्छा जी। तो ये कुछ फीचर्स थे एम्प्लॉयमेंट के, जिससे कि हम इन तीनों को कैटेगराइज कर सकते हैं कि हमारा बिजनेस क्या है, प्रोफेशन क्या है, और एम्प्लॉयमेंट क्या है। 3 तरीके हमने पढ़े इकोनॉमिक एक्टिविटी के। अब हम बढ़ते हैं आगे कि जो बिजनेस है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ऑब्जेक्टिव्स, तो हमने कहा कि भी 2 प्रकार के ऑब्जेक्टिव हैं। कुछ होते हैं इकोनॉमिक
और कुछ होते हैं सोशल। कुछ होते हैं आर्थिक और कुछ होते हैं सामाजिक। आर्थिक उद्देश्य कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले प्रॉफिट, बी कस्टमर क्रिएशन, इनोवेशन। ठीक, ये तीन हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है। देख लेते हैं इनको। प्रॉफिट, देखो किसी बिजनेस का जो पहला टारगेट होता है वो होता है प्रॉफिट अर्न करना, क्योंकि जो भी बिजनेस ओपन किया जाता है पहला पर्पज हमारा क्या होता है कि हम उस बिजनेस में प्रॉफिट कमाएं, क्योंकि हर किसी की इच्छा होती है ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना। तो पहला आर्थिक उद्देश्य होता है प्रॉफिट कमाना, और प्रॉफिट जब आते हैं ना तो ऑटोमेटिक मोटिवेशन आता है और ज़्यादा काम करने का। नेक्स्ट है कस्टमर क्रिएशन। कस्टमर क्रिएशन भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि कस्टमर जितने ज़्यादा कस्टमर होंगे उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा। वो कहते हैं ना, मोर कस्टमर्स मोर प्रॉफिट। अगर आपके कस्टमर आपके प्रोडक्ट के रिगार्डिंग अट्रैक्टिव हैं, आपका जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा लाइक होता है उनके द्वारा, तो कस्टमर जो है वो ऑटोमेटिक अट्रैक्ट होते चले जाते हैं, आपके पास ऑटोमेटिक खींचे चले आते हैं। तो हमारा पर्पज होता है कस्टमर को क्रिएट करना, कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ जोड़ना। और ये कैसे हो सकता है? जब आप अपने प्रोडक्ट का एक फेयरली और ऑनेस्टली एडवर्टीजमेंट करते हैं, यानी कि जब ऐड करते हैं आप टीवी के अंदर होंगे तो ऐड आ गए, ऐड, तो ऐड का मतलब होता है विज्ञापन। ये विज्ञापन आप जितने ऑनेस्टली, जितने फेयर तरीके से दिखाओगे कि जो भी आपने अपने प्रोडक्ट के बारे में बताया वो सारा जेन्युइन है और सारी इंफॉर्मेशन सही है, और कस्टमर ने जब उसको यूज करा तो उसे वही पाया उसने जो कि आपने वहां पर बताया, यानी कस्टमर के मन में आपके प्रति विश्वास हो गया कि भाई ये कंपनी जैसा बताती है ना विज्ञापन के अंदर वैसा ही देती भी है। तो कस्टमर क्या होते हैं, ऑटोमेटिक आपके साथ जुड़ते चले जाते हैं। तीसरा ऑब्जेक्टिव होता है इनोवेशन। आज के टाइम में बिजनेस जो है वो टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है, जिसको हम कहते हैं डायनामिक बिजनेस। समय के साथ साथ चेंज होना, समय के साथ साथ चीज़ों की क्वालिटी में, उनकी जो प्रोडक्शन प्रोसेस होता है उसके अंदर बदलाव आते रहते हैं। कस्टमर जो चीज़ें पहले लाइक करता था हो सकता है कि समय के साथ साथ उनमें बदलाव हो गया हो। कस्टमर के जो टेस्ट्स हैं, जो कस्टमर का फैशन है वो चेंज हो चुका है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को बनाना पड़ेगा। तो इनोवेशन का मतलब होता है टू डू समथिंग न्यू, टू मेक समथिंग न्यू, कुछ नया बनाना ताकि कस्टमर को थोड़ा सा पहले से ज़्यादा बेनिफिट मिले। जैसे आपका जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, जहाँ पर कि माल बनता है, उस प्रोडक्शन प्रोसेस में आप ऑटोमेटिक मशीनें ले आए हैं, नई टेक्निक के साथ काम करने लगे हैं। आपने मार्केट का रिसर्च जो प्रोसेस था वो थोड़ा और डेवलप कर दिया है। अब मार्केट से आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस मिलने लगी हैं कि अब हमें अपना जो काम है वो कैसे करना चाहिए। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के इनोवेशंस करके हम अपने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सकते हैं। तो तीन प्रकार के ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिट को बढ़ाना, कस्टमर को क्रिएट करना, उनको फेयरली एडवर्टीजमेंट प्रोवाइड करा के, और इनोवेशन करवाना, यानी कि नए नए प्रोडक्ट बनाना, या जो वही प्रोडक्ट है उसको नए प्रारूप में प्रेजेंट करना, ताकि कस्टमर को ये लगे कि हाँ मेरी जो नीड थी वो पूरी होती जा रही है। अब बात कर लेते हैं अपने सोशल ऑब्जेक्टिव की। हाई क्वालिटी गुड्स, contribution to society development, देखिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ये हो चुका है। अब देखिए सोशल ऑब्जेक्टिव यानी कि सामाजिक उद्देश्य क्या होते हैं किसी भी बिजनेस के। सबसे पहले बात करते हैं हाई क्वालिटी गुड्स।
हर बिजनेस का ये ऑब्जेक्टिव होता है कि वो अपने कस्टमर्स को जो गुड्स हैं वो क्वालिटी वाले गुड्स दे, यानी कि उन्हें घटिया चीज़ें ना बेचे, उनके जो हेल्थ है या उनकी जो सामाजिक जो प्रेस्टीज है, जो उसकी रुतबा है कस्टमर का, उसके साथ कहीं पर भी कोई हानि न हो। उन्हें हमेशा अच्छी क्वालिटी के गुड्स दिए जाएं ताकि कस्टमर को हमेशा एक कॉन्फिडेंस फील हो कि हाँ भी जो माल मैं परचेज कर रहा हूँ या जिसको मैं यूज कर रहा हूँ, उसको यूज करने से कहीं ना कहीं मेरे अंदर क्या हो रहा है, कॉन्फिडेंस आता है। ना तो उससे मेरी हेल्थ खराब होती है, ना मैं सोसाइटी में जब भी अपने आप को रिप्रेजेंट करता हूँ तो मेरे को शर्मिंदगी महसूस होती है कि यार देखो बहुत ही हल्के प्रोडक्ट यूज करता है ये, तो ऐसा उसे ना लगे। तो उसको क्या है, हाई क्वालिटी गुड्स एट ए रीजनेबल प्राइस। और प्राइस भी ऐसा नहीं कि हाई क्वालिटी गुड्स है तो प्राइस भी बहुत हाई होगा, नहीं, क्वालिटी हाई होनी चाहिए लेकिन जो प्राइस है वो एक रीजनेबल उचित प्राइस होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी डेवलपमेंट। क्या किसी बिजनेस ने सोसाइटी के डेवलपमेंट में कुछ कंट्रीब्यूट किया? बड़े बड़े जितने भी बिजनेसेस होते हैं वो सारे सोसाइटी के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। जैसे गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देने के लिए एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल दिया, लाइब्रेरी ओपन करवा दी वहाँ के एरिया में, जहाँ पर बिजनेस सेटअप है वहाँ के एरिया में सड़कें पक्की करवा दी। ठीक है, वहाँ पर बिजली नहीं थी, उस बिजनेस के आने से वहाँ पर जो फैक्ट्री आई, बिजली आ गई उस सोसाइटी के अंदर। वहाँ के जो बच्चे थे वो ऐसे ही घूमते थे बिना एजुकेशन के, वहाँ पर उन्होंने उनके लिए स्कूल ओपन करवा दिया, अब बच्चे स्कूल में जाते हैं। वहाँ के जो गरीब लोग हैं जो कि बिना रोजगार के अपना जो रोटी है वो भी ठीक से नहीं खा पा रहे थे 2 वक्त की, तो उस बिजनेस ने उनको क्या दिया, उनको रोजगार दे दिया। तो कहीं ना कहीं हर बिजनेस का ये भी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि वो सोसाइटी को डेवलप करने में क्या अपना कंट्रीब्यूट कर रही है। फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर। तीसरा, देखो आज के टाइम में जो बिजनेस होता है ना उसके अंदर पैसे लगे होते हैं किसके, उसके अंदर पैसे लगे होते हैं पब्लिक के, और पब्लिक को कहा जाता है शेयर होल्डर्स। मान लो ये बिजनेस 10 लाख रुपए से चल रहा है, मैंने इस बिजनेस को 2 लाख रुपए दे रखे हैं, तो मैं कितने परसेंट का मालिक हूँ इस बिजनेस में? 20% का। तो मैं कहलाऊंगा शेयर होल्डर कि मैंने इस बिजनेस के टोटल पैसे में 2 लाख रुपए दे रखे हैं, यानी 2 लाख रुपए मेरे लेकर ये काम चला रहा है, तो मैं इस बिजनेस का 20% का मालिक कहलाऊंगा। तो जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं, इन्वेस्टर का मतलब होता है जिन्होंने बिजनेस में अपना अपना पैसा लगाया हुआ है, उन्हें शेयर होल्डर्स भी कहते हैं। तो इन शेयर होल्डर्स को इनके पैसों के बदले में क्या दे रहे हो आप? तो उन्हें जो दिया जाता है रिटर्न में उसे कहा जाता है डिविडेंड। अगर आप किसी बिजनेस में पैसे लगाओगे एज ए शेयर होल्डर तो आपको बदले में जो मिलेगा प्रतिफल उसे कहा जाता है डिविडेंड। मान लो कंपनी 10% डिविडेंड दे रही है, तो मेरे 2 लाख रुपए पर 10% मुझे कितना मिलेगा? 20,000 रुपये हर साल में प्राप्त करूंगा, और ये 2 लाख में कभी भी इनसे वापस ले सकता हूँ 10 साल बाद, 5 साल बाद, 20 साल बाद, और तब तक मुझे 20,000 रुपये हमेशा मिलता रहेगा हर साल। तो ऑब्जेक्टिव हमारा ये भी होना चाहिए कि जो भी इन्वेस्टर्स जिन्होंने हमारे बिजनेस में पैसे लगा रखे हैं उनको हम हर साल कोई ना कोई प्रतिफल जरूर दें ताकि वो खुश रहें और अपनी जेब से और ज़्यादा पैसा हमारे बिजनेस में लगाएं। प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, रोजगार प्रोवाइड करना। अभी मैंने बता दिया कि जिस सोसाइटी के अंदर, जिस एरिया के अंदर बिजनेस सेटअप हुआ है वहाँ के लोगों को रोजगार प्रोवाइड करना भी एक बिजनेस का क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव। वहाँ के लोगों के जो रोजगार संबंधी समस्याएं हैं, वहाँ के लोग जो खाली घूमते हैं बेरोजगार, वहाँ के लोगों को अपनी फैक्ट्री में काम देना चाहिए ताकि वो लोग एक तो गलत दिशा में ना जाएं, किसी गलत आदत का शिकार न बने, समाज में जो अपराध हो रहे हैं, अपराधी तत्व जो पैदा हो रहे हैं वो ना हो, और कहीं ना कहीं उनकी जो लाइफ है वो सुटेबल बने, और हर व्यक्ति का जो कंट्रीब्यूशन है वो उस कंट्री के डेवलपमेंट में जाए। ठीक है बेटा, तो ये हमारे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव थे। और अब एक लास्ट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं इस चैप्टर का, उसके बाद ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। लास्ट टॉपिक है रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस।
अगर कोई बिजनेस प्रॉफिट अर्न किए जा रहा है तो उसका रोल क्या है, क्या फायदा पहुंचा रहा है वो प्रॉफिट उस बिजनेस को। सबसे पहले एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे। फॉर लॉन्ग सर्वाइवल, सर्वाइवल का मतलब होता है संघर्ष करना, मार्केट में बने रहना। अगर किसी बिजनेस को लंबे समय तक मार्केट में टिके रहना है तो भैया उसके लिए प्रॉफिट कमाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्रॉफिट कमाएगा ना तो कहीं ना कहीं ये प्रॉफिट मोटिवेट करेगा उस बिजनेस के ओनर को कि वो और ज़्यादा काम करे। भाई प्रॉफिट कमाया इस बिजनेस ने, प्रॉफिट क्या कमाए मतलब पैसा बहुत ज़्यादा कमाया, और जब पैसा कमाया जाएगा तो मोटिवेशन आएगा कि नहीं आएगा, ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आएगा कि यार वास्तव में मज़ा आ रहा है बिजनेस करने में, थोड़ी सी और मेहनत कर लें तो और पैसे आएंगे। तो जैसे ही मोटिवेट होता है मालिक वो और ज़्यादा मेहनत करता है, और जैसे ही वो और ज़्यादा मेहनत करेगा उसके प्रॉफिट और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। प्रॉफिट जैसे ही बढ़ेंगे वो क्या करेगा, वो सोचेगा कि मैं अपनी एक नई यूनिट या नई फैक्ट्री सेटअप कर दूं ना। जैसे एक स्कूल है, एक स्कूल अच्छा मुनाफा दे रहा है, उसने दूसरा स्कूल खोल लिया, ये दोनों स्कूल बहुत अच्छे चल रहे हैं, उसने तीसरी ब्रांच खोल ली, चौथी खोल ली। तो क्या होता है कि प्रॉफिट अर्न करने से मोटिवेशन आता है काम करने का, काम ज़्यादा करेंगे तो फिर से प्रॉफिट होगा, और फिर से प्रॉफिट होगा तो हम सोचेंगे कि हम अपने बिजनेस को बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा उसको फैलाएं पूरी सोसाइटी के अंदर। तो अगर आपको लंबे समय तक मार्केट में टिके रहना है किसी बिजनेस को तो प्रॉफिट होने ही होने चाहिए। दूसरा पॉइंट होगा हमारा फॉर रैपिड ग्रोथ। ये पॉइंट मैंने पहले भी क्लियर कर दिया कि अगर आप प्रॉफिट कमाओगे तो आपकी ग्रोथ भी क्या होगी, फास्ट होगी। अगर आपको फास्ट ग्रोथ करनी है तो क्या होना चाहिए, आपको प्रॉफिट अर्न करने हैं, उन प्रॉफिट को फिर से बिजनेस में इन्वेस्ट कर देना है ताकि आपकी बिजनेस में पैसा बहुत ज़्यादा लग जाए, और ज़्यादा पैसों के साथ काम करोगे फिर से आपको प्रॉफिट होंगे, उन प्रॉफिट्स को फिर से आप बिजनेस में कर दो। तो अगर हम किसी भी कमाई गई चीज़ को दोबारा से इन्वेस्ट करने लग जाते हैं तो वो जो चीज़ है वो इतनी ज़्यादा बड़ी हो जाती है कि आपको पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं होती। एक छोटी सी फैक्ट्री थी, इसने बहुत ज़्यादा पैसे कमाए, इसने एक फैक्ट्री उसी के साथ अटैच कर ली, वहाँ पर एक खाली ज़मीन पड़ी थी, उसने उसको एक्वायर किया और अब इस फैक्ट्री का साइज बहुत बड़ा हो गया, जहाँ पर कि 2000 यूनिट्स बनती थी पर डे पहले वाली फैक्ट्री में। अब 2 फैक्ट्री होने से इसकी जो यूनिट्स हैं वो हो गई हमारी 5000 पर डे। 5000 चीज़ें बनने लग गई हैं, पहले बनती थी सिर्फ 2000, अब बननी है 5। तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट होने से पैसा आता है और पैसा हमारे बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करता है। तीसरा कहेगा फॉर अर्निंग मोर प्रॉफिट। देखो सारे पॉइंट मिलते जुलते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए वो प्रॉफिट चाहिए। कैसे, आपने प्रॉफिट कमाए तो ये पैसा आप बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे ना, इन्वेस्ट करोगे तो फिर से प्रॉफिट आएगा, फिर से प्रॉफिट आएगा, फिर से इन्वेस्ट करोगे फिर से प्रॉफिट आएगा। यानी आप कमाई गई चीज़ को फिर से इन्वेस्ट कर देते हैं, फिर से बिजनेस में लगा देते हैं तो फिर से प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट भी कमाने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको बिजनेस के अंदर प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए। अगला पॉइंट फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, कार्य कुशलता को बढ़ाने में सहायक। एक मैनेजर है, उसे टास्क दिया गया कि आपको इस महीने कम से कम 1 लाख यूनिट्स बेच देनी है। 1 लाख यूनिट का टारगेट उसको दिया मैनेजर को। अब देखो ये मैनेजर अपने इस टारगेट को पूरा करने के लिए दिन रात काम कर रहा है, रात को ऑफिस में लेट तक बैठता है, सुबह जल्दी आ जाता है,
कई बार तो लंच जो है वो लाता है लेकिन एज इट इज घर ले जाता है वापस, क्योंकि पूरा दिन इतना काम होता है कि इसके पास लंच करने तक की फुर्सत नहीं है। इसका मतलब हुआ क्या है, देखो इनडायरेक्टली हो क्या रहा है अंदर ही अंदर, ये मैनेजर इस प्रोजेक्ट के ऊपर दिन रात काम कर रहा है, ये सिर्फ इसके सपनों में सोते जागते यही चीज़ आती है कि किसी तरह मैं 1 लाख यूनिट इस महीने बेच दूं। जैसे ही 5 तारीख आई यार 10,000 यूनिट तो बिक गई, फिर 10 तारीख आई, 10 तारीख पर ये 9,000 के करीब ही था, अभी भी इसको देखो 90,000 यूनिट, यानी कि 10,000 इसने 5 तारीख तक, फिर 10 तारीख तक 9,000, 19,000, यानी 81,000 यूनिट्स अभी इसको अगले 20 दिनों में बेचनी है। यानी इसके सर पे इतनी टेंशन है कि ये उस टेंशन के मारे अपने सारे काम छोड़ के, यानी कि अपना जो भूख प्यास है सब छोड़कर इसके पीछे लगा है। और जैसे ही उस महीने की 30 तारीख आई, इस मैनेजर ने देखो क्या कमाल किया, 1,05,000 यूनिट बेच दी। अब तुम ये सोचो कि इस मैनेजर ने जब इतनी मेहनत करके 1 लाख के टारगेट को ज़्यादा में अचीव कर लिया, मैं इसको मालिक ने कहा था कि 1 लाख बिकनी चाहिए, इसने 1,05,000 बेच दी। सोचो ये कितना कैपेबल बन गया होगा, कितना इंटेलिजेंट बन गया होगा इस काम को 1 महीने में करके। इसने दिन रात हर उस संभव प्रयास को किया होगा, हर उस संभव टेक्निक को सोचा होगा जिससे कि 1 लाख यूनिट बिक जाए। तो सोचो इसका 1 महीने के अंदर दिमाग कितना ज़्यादा पावरफुल हो गया होगा। अब ये अपने आप में इतना कॉन्फिडेंट फील कर रहा है कि अब मुझे कोई भी टारगेट दे दो, मुझे कोई भी टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये टारगेट को अचीव कर चुका है। तो अगर हमारे पास प्रॉफिट्स आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं क्या होगा, ये हमारी एफिशिएंसी को बढ़ाता है। हम जब मोटिवेट होते हैं ना और मोटिवेट होकर काम करते हैं तो जो एफिशिएंसी है वो ऑटोमेटिक ही खींची चली आती है। तो प्रॉफिट जो होते हैं वो एफिशिएंसी को भी इंक्रीज करते हैं, हमारे काम करने के जो तरीके हैं, जो काम करने की जो ताकत है उसको क्या करते हैं, मजबूत करते हैं, बढ़ाते हैं। और लास्ट जो इसका रोल है, लास्ट जो रोल है वो है फॉर बिल्डिंग प्रेस्टीज इन इंडस्ट्री ऑब्लिक सोसाइटी। एक बिजनेस की अच्छी इमेज कैसे बने मार्केट के अंदर, वो तभी बनेगी जब एक बिजनेस अच्छा प्रॉफिट कमाएगा। अगर आसपास वाले सभी बिजनेसेस को ये लगेगा कि यार ये जो बिजनेस है ना ये बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहा है, एक्चुअली करता क्या है, इसके मैनेजर्स जो है, इसके जो एम्प्लॉय हैं वो कैसे काम करते होंगे कि इनका बिजनेस बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाए जा रहे हैं, इनके प्रोडक्ट जो है इतने ज़्यादा बिक रहे हैं कि जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपके जो प्रॉफिट है ना वो आपकी बिजनेस की प्रेस्टीज को, आपके बिजनेस की वैल्यू को मार्केट में ऑटोमेटिक ले जाते हैं। क्योंकि आपके बढ़ते हुए प्रॉफिट जब मार्केट में पता लगेंगे ना, सभी आपके जो कंपटीटर्स बैठे हुए प्रतियोगी, उनको जब पता चलेगा कि आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हो, तो कहीं ना कहीं मार्केट में आपका जो रुतबा है, आपकी जो गुडविल है, आपका जो नाम है वो ऑटोमेटिकली फेमस हो जाएगा। तो बिजनेस के नाम को भी बढ़ाने के लिए क्या ज़रूरी है, प्रॉफिट ज़रूरी है। तो ये बेटा चैप्टर नंबर 1.1 हमारा फिनिश हो चुका है। चैप्टर नंबर 1.2 नेक्स्ट क्लास में आपको सेंड कर दिया जाएगा, इनको अच्छे से रीड करना। फिर बता देता हूँ जो नोट्स हैं वो मैं आपको कल सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पे, वहाँ से उनको डाउनलोड करके और अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं विराम दे दें, चलिए ठीक है। जय हिंद, जय भारत।